हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 3 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख ले, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्शन कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री के बारे में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों का नामांकन। वी नोटेड above that in a democratic election people should have a real choice. This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. This is what our system provides. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोगों के पास रियल चॉइस होता है, क्योंकि वे ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब चुनाव लड़ने के लिए किसी पर लगभग किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन ना हो। यही चीज हमारे इलेक्शन सिस्टम में है। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। ये तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. जो व्यक्ति वोटर है वो कैंडिडेट भी हो सकता है, यानी चुनाव भी लड़ सकता है। जो व्यक्ति मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकता है। The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो ये है कि चुनाव में वोट देने की एज 18 वर्ष है और वहीं चुनाव लड़ने की मिनिमम एज 25 इयर्स है। सिर्फ एक फर्क ये है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। There are some other restrictions on criminals, etc., but these apply in very extreme cases. क्रिमिनल्स एक्सेट्रा पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, मगर ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में अप्लाई होते हैं। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन ये पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Party's nomination is often called party ticket. Political parties
अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं और उन्हें पार्टी का सपोर्ट मिलता है और पार्टी का सिंबल मिलता है। पार्टी के नॉमिनेशन को ही पार्टी टिकट भी कहा जाता है। आपने ये वर्ड न्यूज में सुना होगा। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म यानी नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना पड़ता है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Recently, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कैंडिडेट से घोषणा पत्र भरवाने का एक नया सिस्टम शुरू किया गया है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। Every candidate has to make a legal declaration giving full details of। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। कैंडिडेट्स को अपने खिलाफ चल रहे सीरियस क्रिमिनल केसेस को मेंशन करना पड़ेगा। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। कैंडिडेट्स को अपने और अपने फैमिलीज के एसेट्स और लायबिलिटीज को मेंशन करना पड़ेगा, यानी संपत्ति वगैरह के बारे में जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट को अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक। इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जाएगा। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। इस इंफॉर्मेशन से वोटर्स को कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी और वोटर्स अच्छे से फैसला कर सकेंगे कि उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे चुनना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन, चुनाव अभियान। द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। इलेक्शन का मेन पर्पस होता है कि लोगों को वो चांस देना जिससे लोग अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाएं। लोग जो पार्टी पसंद हो, जिसकी सरकार पॉलिसीज पसंद हो, उसे चुन पाएं। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaigns.
इसके लिए ये जरूरी है कि एक ओपन और फेयर डिस्कशन होना चाहिए, जिससे ये डिसाइड किया जा सके कि कौन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन पाएगा, किस पार्टी की सरकार ज्यादा अच्छी होगी और कौन अच्छी पॉलिसीज बना पाएगा। यही सब होता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इसीलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। In our country, such campaigns take place for a 2 week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. हमारे देश में कैंडिडेट्स के फाइनल लिस्ट की अनाउंसमेंट से लेकर इलेक्शन के डेट के बीच लगभग 2 सप्ताहों का समय इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया जाता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। इस पीरियड में कैंडिडेट्स अपने वोटर्स से मिलते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन मीटिंग में भाषण देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करते हैं। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। This is also the period when newspapers and television news are full of election related stories and debates. इसी पीरियड में न्यूज़पेपर और टीवी पे इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज और डिबेट्स भी आते हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं। बट इलेक्शन कैंपेन is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections months before they actually take place. बट इलेक्शन कैंपेन सिर्फ इस 2 वीक में ही नहीं चलते। पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करवाना चाहती है। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। वे लोगों का ध्यान इन मुद्दों पर इसलिए आकर्षित करती है ताकि लोग उनके पार्टी को वोट दें। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। Let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao, remove poverty in the Lok Sabha elections of 1971. The party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे देश से गरीबी हटाएंगे।
इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया कि वो सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। सेव डेमोक्रेसी was the slogan given by Janata Party under the leadership of Jay Prakash Narayan in the Lok Sabha elections held in 1977. The party promised to undo the excesses committed during emergency and restore civil liberties. जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी ने 1977 में लोकसभा इलेक्शंस में सेफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया था कि वे इमरजेंसी के दौरान हुए ज्यादतियों को समाप्त करेंगे और सिविल लिबर्टीज को रीस्टोर करेंगे। 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। लेफ्ट फ्रंट ने 1977 में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में लैंड टू द टिलर यानी जमीन जोतने वालों को का नारा दिया था। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को का नारा दिया था। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस was the slogan used by N.T. Ramarao, the leader of the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly elections in 1983. N.T. रामाराव जी के नेतृत्व में तेलुगु देशम पार्टी ने 1983 के आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस का नारा दिया था। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to. डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को अपने मन मर्जी के हिसाब से इलेक्शन कैंपेन्स करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। बट इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन्स ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. लेकिन सभी पार्टीज को सभी कैंडिडेट्स को फेयर और इक्वल चांस मिले compete करने के लिए, इसलिए कभी-कभी इलेक्शन कैंपेन्स को रेगुलेट करना भी जरूरी होता है। पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट वोटर्स को घूस नहीं दे सकती और वोटर्स को डरा धमका नहीं सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजियन, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट वोटर्स से धर्म और कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन में
गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। स्पेंड मोर देन 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election or 10 lakh in a constituency in an assembly election. कोई भी पार्टी या कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते और विधानसभा इलेक्शन के कैंपेन में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. अगर वे ऐसा करते हैं तो चुनाव में जीत जाने के बाद भी उनका चुनाव रद्द घोषित किया जा सकता है। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns. इन लॉज के अलावा देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कैंपेन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी स्वीकार किया है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। कोड ऑफ कंडक्ट, अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता में कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस हैं जिनका पालन पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को इलेक्शन के दौरान करना होता है। आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक सेट। अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को ये सब करने की मनाही है। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट चुनाव प्रचार के लिए धर्म स्थल का उपयोग नहीं करेगा। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट या ऑफिसर्स का चुनाव में उपयोग नहीं करेगा। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग। Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones for any projects, take any big policy decisions, or make any promises of providing public facilities. इलेक्शंस जब अनाउंस हो जाएं, तब कोई भी मिनिस्टर कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू करेगा, पब्लिक फैसिलिटीज के लिए कोई बड़े बड़े वादे नहीं करेगा, कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगा। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतदान और मतगणना। The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. That day is usually called the election day. इलेक्शन का फाइनल स्टेज है वोटर्स द्वारा वोट देना। इस दिन को नॉर्मली इलेक्शन डे कहते हैं। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। Every person
whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office. वोटर्स लिस्ट में जिनका भी नाम होता है वे पोलिंग बूथ पे जाकर वोट दे सकते हैं. पोलिंग बूथ नॉर्मली लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में होता है. मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है. ये अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है. Once the voter goes inside the booth, the election officials identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote. जैसे ही वोटर पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं तो इलेक्शन ऑफिसर वोटर की आइडेंटिटी चेक करता है और फिर वोटर के उंगली पे एक मार्क लगा देता है जिससे यह पता चले कि वोटर वोट दे चुका है. फिर वोटर को अलाउ किया जाता है वोट देने के लिए. जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. पोलिंग बूथ के अंदर सभी कैंडिडेट के एजेंट्स को बैठने की इजाजत होती है ताकि वे ये देख सके कि वोटिंग ठीक ढंग से हो रही है या नहीं. सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है. Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party name and symbols are listed. बैलेट पेपर्स एक तरह का शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम होते थे और उनका चुनाव चिन्ह होता था. पहले वोटर्स इसी बैलेट पेपर पे अपने पसंदीदा कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह पे स्टैंप लगा के वोट देते थे. पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे. Nowadays, electronic voting machines are used to record votes. आज वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा है. अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है. द मशीन shows the names of the candidates and the party symbols. इस मशीन में कैंडिडेट्स के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं. मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स who have their own symbols allotted by इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यानी निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव चिन्ह देते हैं. निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं. All that the voter has to do is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. वोटर जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उनको बस उस कैंडिडेट के नाम के आगे बने बटन को दबाना होता है. मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा देना होता है. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. वोटिंग जब हो जाता है तब ईवीएम को सील करके सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है. मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है. A few days later, on a fixed date, all the EVMs
from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. एक फिक्स्ड डेट पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मशीन्स को खोला जाता है और किसे कितने वोट मिले गिना जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स वहां मौजूद रहते हैं ताकि काउंटिंग अच्छे से हो। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। द कैंडिडेट who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. जिस कैंडिडेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। इसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies takes place at the same time on the same day. जनरल इलेक्शन में यूजुअली सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोट की काउंटिंग एक तारीख पर होती है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टेलीविजन चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट। टीवी चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर सभी इसको कवर करते हैं। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। विदिन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। कुछ घंटों की गिनती में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं और पता चल जाता है कि इलेक्शन कौन जीता और किसने अपनी सरकार बनाई। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। आर दी इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री? क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट इन कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस, द गवर्नमेंट स्पेंट about rupees 3500 crores in conducting Lok Sabha elections in 2014. That works out to about 40 rupees per person on the voters list. भारत में इलेक्शन कंडक्ट करवाने में बहुत सारी रकम खर्च होती है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने 2014 में लोकसभा चुनावों में लगभग 3500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसका मतलब वोटर्स लिस्ट में जितने नाम थे उन पर 40 रुपए पर पर्सन के करीब खर्च हुए थे। भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 में लोकसभा चुनावों पर ही सरकार ने करीब 3500 करोड़ खर्च किए। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपए के करीब खर्च हुआ। The amount spent by parties and candidates was more than what the government spent. सरकार ने जितना खर्च किया था उससे ज्यादा खर्च पार्टीज और कैंडिडेट्स ने किया था। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज्यादा खर्च किया। Roughly speaking, the expenditure made by government, parties and candidates was around 30,000 crore rupees और 500 rupees पर वोटर। सरकार, पार्टीज और कैंडिडेट्स ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे जो कि 500 रुपए पर वोटर हैं। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ हुआ होगा, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 रुपए। Some people say that elections are a burden on our people that our poor country cannot afford
to hold elections once every 5 years. कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन हम लोगों के लिए बर्डन है। हमारा गरीब देश हर 5 साल में इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। लेट अस कंपेयर दिस एक्सपेंडिचर विद सम अदर फिगर्स। आइए इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करें। In 2005, our government decided to buy 6 nuclear submarines from France. Each submarine cost about 3,000 crore rupees. 2005 में हमारी सरकार ने फ्रांस से 6 न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक सबमरीन की कीमत लगभग 3,000 करोड़ रुपए है, यानी टोटल 18,000 करोड़ रुपए, जो कि इलेक्शन के टोटल खर्चे से भी कम है। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3,000 करोड़ रुपए है। Delhi hosted the Commonwealth Games in 2010. The estimate for its cost is around 20,000 crores. 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।